नमस्कार साथियों, मैं राकेश सारस्वत टेक टेस्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं नए विषय पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, जो आज के समय में राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करने वाला बन चुका है, इसी विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं। यह क्या होती है, इसके क्या क्या लाभ हैं और ओपीएस तथा एनपीएस के महत्वपूर्ण अंतर, सब कुछ अपने आज के ब्लॉग वीडियो में बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल को दबाना ना भूलें। साथियों, हम हमारे ब्लॉग्स हमारी वेबसाइट www.techgotest.com पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी आप सभी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनको पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए विषय की शुरुआत करने से पहले अपने चैनल की ओर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की चर्चा समूचे देश में जोर पकड़ रही है। पिछले कई राज्यों के चुनावों में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करने वाला साबित हो रहा है, जो वर्ष 2004 में मौजूदा भाजपा सरकार से प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी थी। सरकारी कर्मचारियों ने उसके बाद अनगिनत आंदोलन पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए किए, लेकिन सरकारों ने कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की, किंतु विभिन्न कर्मचारी संगठन समय समय पर इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस ज्वलनशील मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब उनको भी लगने लगा है कि सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण वोट बैंक है, उसे हासिल करने के लिए पुरानी पेंशन योजना के बिना राज सिंहासन मिलना मुश्किल है। साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने एक चुनावी मुद्दे पर जीत हासिल की, पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के मुद्दे के साथ। पेंशन भोगियों ने पहाड़ी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का गठन किया, जिसमें लगभग 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अन्य 1,90,000 कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार इस तथ्य के बावजूद कि केवल 55 लाख मतदाता राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करते हैं, ये सक्रिय और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों के साथ एक मजबूत मतदाता आधार बनाते हैं। साथियों, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी नई पेंशन योजना ये कैसे अलग हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% या सेवा के अंतिम 10 महीनों में उनकी औसत कमाई जो भी अधिक हो, ये प्राप्त होता है। मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारी को 10 साल की सेवा आवश्यकता को पूरा करना होगा। इसका दूसरा बिंदु यह है, कर्मचारियों को ओपीएस के तहत अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी सरकारी रोजगार लेने के लिए एक प्रोत्साहन था। रिटायरमेंट फंड बनाने का कोई दबाव नहीं था। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण ओपीएस सरकारों के लिए अस्थिर हो गया है। आइए साथियों, अब समझते हैं नई पेंशन योजना यानी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। सरकार द्वारा नियोजित लोग एनपीएस के तहत अपनी पेंशन में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान करते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी स्वेच्छा से एनपीएस में भाग ले सकते हैं, हालांकि कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं।
दूसरे बिंदु में ग्राहक के पास एनपीएस के साथ अपने भाग्य पर बहुत कुछ अधिक लचीलापन और नियंत्रण की अधिक भावना है। इक्विटी या डेट के बावजूद एक पेशेवर पेंशन फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न और एक बड़ा सेवानिवृत्ति कोष सुनिश्चित कर सकता है। मिंट की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि परिभाषित लाभ योजनाओं के विपरीत एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना है। साथियों, आइए अब समझते हैं एनपीएस का विरोध क्यों किया गया। साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों के महासंघ द्वारा हाल ही में कैबिनेट सचिव को लिखे गए एक पत्र में बताए गए बिंदुओं से विपक्ष को समझाया जा सकता है, जिसने इसे पुराने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक आपदा कहा है। महासंघ के अनुसार 13 साल से अधिक की सेवा के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक रक्षा प्रतिष्ठान अधिकारी को ओपीएस के तहत प्राप्त सुनिश्चित पेंशन का केवल 15% मिला। 30,500 रुपए के मूल वेतन वाले अधिकारी को एनपीएस के तहत रुपए 2,417 की मासिक पेंशन मिली, जबकि ओपीएस के तहत उन्हें यह 15,250 रुपए की पेंशन मिलती। एक अन्य उदाहरण में 34,500 रुपए के मूल वेतन वाले एक अन्य अधिकारी को 15 साल से अधिक की सेवा के बाद एनपीएस के तहत 2,506 रुपए की मासिक पेंशन मिली, जबकि ओपीएस के तहत वह 17,150 रुपए की पेंशन का हकदार होता। तो साथियों, ये बहुत बड़ा अंतर है कि एनपीएस के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन और ओपीएस के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन। साथियों, अब लगने लगा है कि वर्ष 2024 में अपने देश में होने वाले इलेक्शन में पुरानी पेंशन योजना मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि इसी मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए। जो भी इसके तहत चुनाव लड़ेगा उसे राजनीतिक फायदा पहुंचने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों के भविष्यों को ध्यान में सभी दलों को रखना होगा। इसी विषय के साथ हम विषय को समापन देते हैं और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस तरह के सभी ज्वलनशील मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only to give the right knowledge to our audience. See you again.